यस। जय माता दी बच्चों। बस यहाँ देखो। जय माता दी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। बस लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, और काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा चैप्टर था। जो जो लास्ट क्लास में आया होगा उसको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा कि चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली है क्या। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? यस, चैप्टर का नाम क्या था? स्टाफिंग। बेटा देख, एक वो वाली वायर है ना, हाँ वो लगा दे, इसको उठा के नीचे वाले को उठा के, इसके नीचे, हाँ ये हट, हाँ। यस बेटा देखो यहाँ पर एक बार। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब था प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी, यस, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड is known as staffing. Placing the right person on the right job according to their skills and qualification is known as staffing. सर स्टाफिंग का सर खुद का एक पूरा क्या था? प्रोसेस। स्टाफिंग का खुद का एक क्या था? प्रोसेस। सर द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट करना, एस्टिमेटिंग, यस, मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? स्टाफिंग के बारे में। और क्या बोल रहे हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वर्क लोड एनालिसिस, यस, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। बहुत बढ़िया बच्चों यार। वर्क लोड का मतलब था पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरे काम कितना है, और उस काम के अकॉर्डिंग फिर मुझे कितने लोग चाहिए। तो नाम से पता लगता है, देख, वर्क लोड, वर्क फोर्स, फोर्स मतलब लोग और लोड मतलब काम। तो काम के अकॉर्डिंग ही देखो पता लगेगा कि देखो कितने लोग चाहिए। और ये क्यों करा जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? कहीं मुझसे अंडर स्टाफ ना हो जाए और ओवर स्टाफ ना, क्योंकि अंडर स्टाफ भी गलत है और ओवर स्टाफ भी। आ गया विराट, यहाँ पर आ जल्दी। इसकी तो इच्छा ही नहीं है कुछ पढ़ने की यार, पता नहीं कितना पीछे सोच, 11 से लेकर 12th में आते हुए एकदम चेंज हो गया भाई यार। ये जो ही तेरे बस की नहीं हुई ना इसको ठीक करना। हाँ, इंसान ही अच्छा है बस। ये साथ तो घुमाता है उसको, ये साथ तो घुमाता है उसको, और हमें सब पता है। हाँ जी। सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कुणाल, कुणाल, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी जाती है सिर्फ दो चीज़ों के लिए, दैट इज वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एंड वर्क फोर्स। सेकंड मेरे पास था रिक्रूटमेंट। हाँ जी, सेकंड मेरे पास क्या है? रिक्रूट। बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वैकेंट पोजीशन। खाली पोजीशन के लिए लोगों को बाहर से इनवाइट करना कि आओ आओ अप्लाई करो। इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स, इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स applying for a vacant position. There are two types of recruitment, that is internal, yes बच्चों, एक internal था और एक क्या था? There are two types of recruitment. There are two types of recruitment. एक आपके पास क्या है? internal, और एक क्या है? external. Internal recruitment further classified into two parts. The first one is transfer and second one is promotion. सबसे पहले मेरे पास क्या है? ट्रांसफ़र, और सेकंड क्या है? प्रमोशन। ट्रांसफ़र होता है सेम लेवल में, प्रमोशन होता है अपर लेवल में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत, अरे वे लास्ट क्लास में लिखा नहीं था? हाँ आई थी लास्ट क्लास में, तो फिर वीडियो से देख लियो। अभी इससे सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे दे। कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार भूल चुका हूँ, प्लीज़ नोट जब बोलूँ तब करो, नहीं तो बेटा अपने वीडियो से देखो घर जाकर। आपकी ऐप में आ चुकी है कल वाली वीडियो, आप देख चेक कर लो, उसमें देखा करो, उससे लिखा करो अगर लिखना भी है कुछ तो। तब आप लोगों को बहुत बेटर समझ आएगा, लिखने का भी फ़ायदा तब ज़्यादा होगा। अभी लिखेगी ना, लिखने में भी अच्छा नहीं लिख पाएगी, और जो समझना है वो भी बेटर नहीं समझ पाएगी। लास्ट क्लास में इसी चीज़ को बहुत फास्ट मोड में करवा रहा था, आज धीरे धीरे और समझा के करवाऊंगा, तो इसलिए समझ बेटा पहले।
तो एस्टिमेट रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट इंटरनल तो चल दो तरीके के होते हैं कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन। एक्सटर्नल के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, एडवर्टीजमेंट से लेकर आना। अच्छा ये तो कंफर्म्ड है कि बाहर से लेकर आ रहे हैं, बट कैसे लेके आ रहे हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट से लेकर आना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेकर आना, प्लेसमेंट एजेंसीज, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, देर आर in web publishing, casual callers, there are 7-8 sources, there are 7-8 sources जो बाहर से पैसे लेके आए होते हैं लोगों को, 7-8 sources for the external recruitment। जो मैं आ रहे हैं थोड़ा सा आया, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, और मेरा मोटिव ही यही है कि एक बार ये बुक ख़त्म करा के चैलेंज कर दिया जाए। अभी तो तुमको चैलेंज किया था सबको कि भाई कि कोई बच्चा अगर इन 5 स्टूडेंट्स को चैलेंज कर सकता है, आ जाओ, मैं इनके मार्क्स डिडक्ट करके आपके मार्क्स दे दूंगा अगर आप विनर बन सकते हो तो। ओपन मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज किए और आप में से किसी एक स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया। पर्सनली रिप्लाई मैं 2-3 बच्चों के आ गए कि मैं अगली बार करके दिखाऊंगा। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मार्क्स उन फर्स्ट 3 स्टूडेंट से ज़्यादा आ सकते हैं इसी आपके वाले टेस्ट के अंदर ही, तो एटलीस्ट ट्राई तो कर लो। और अरमीत तेरे हर बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, बट इसमें नहीं लेके आया बस। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऑन दी वे हैं, ऑन दी वे है। फर्स्ट बुक का पूरा टेस्ट लूँगा, तो उसको बेटर करिए। रिक्रूटमेंट मेरा क्लियर है। रिक्रूटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता था सिलेक्शन। सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस है यार भाई यार। सर बता, मतलब सर आपने लास्ट क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले आपने बताया कि हम लोग स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, और स्टाफिंग के प्रोसेस में थर्ड स्टेप आया था सिलेक्शन, और आपने सिलेक्शन का खुद का एक पूरा प्रोसेस बता दिया था। तूने तो छोड़ दिया पढ़ाई करना यक्ष, है ना? 200 रुपये दे दियो। सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस था जिसमें मेरे पास फर्स्ट स्टेप था। हाँ जी, सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस था जिसका फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था? अब बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बहुत शॉर्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक था मेरे पास प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एक था सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट थे यार। यार वो सोच यार, वो अब एक बार करना पड़ेगा यार। ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट थे यार। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू था यार। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक था यार। उसके बाद बच्चे सिलेक्शन डिसीजन था, मेडिकल एग्जामिनेशन था, जॉब ऑफर था, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था यार। ये सारे स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। सॉरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था, इसलिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये सिलेक्शन प्रोसेस का ये प्रोसेस है पूरा। हम तो स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, और डेफिनेशन भी पढ़ लिया था। प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड। और अश्मिता तेरे को पता है क्या, जो ये स्टाफिंग है ना, लोगों को लेकर आना जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तेरे को पता है अश्मिता, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाता हूँ ये बात कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स। अश्मिता जितना मर्जी अच्छा ऑर्गेनाइज कर ले, जितने मर्जी डिवाइड कर ले, जितनी बड़ी तगड़ी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं लोग, अश्मिता लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए भाई। मुझे लगता है अश्मिता प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है कौन सा? स्टाफ है। सोचना और उसको करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। करता कौन है? इंसान, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। वो तो लेकर आ रही है यार। पहले वाले दोनों फंक्शन बेकार हैं अश्मिता, और सुन, पहले वाले दोनों फंक्शन बेकार हैं, अगर ये स्टाफिंग फंक्शन सही है ना, तो वो दो फंक्शन भी सही हो सकते हैं अश्मिता। इतना इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग फंक्शन यार। और इसलिए ना अश्मिता, स्टाफिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए स्टाफिंग को करने के लिए ना आज के टाइम पर ना एक अलग मैनेजमेंट बना दी है। उसका नाम HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके लिए अलग सब्जेक्ट आ गए हैं, उसके अलग बुक आ गई है, और कॉलेजेस में उसके अलग कोर्सेज आ गए हैं, MBA इन HR। क्योंकि यार ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से बड़ा काम हो ही क्या सकता है यार। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं ये लोग। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से बड़ा काम क्या ही हो सकता है। तो आज के टाइम पर जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वहाँ पे देखो अलग से एक डिपार्टमेंट दिखेगा, उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं यार। और उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के इंसान से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, एक काम उसका स्टाफिंग है। यार एक लाइन बोलने का मन कर रहा है, बोल दूं अश्मिता? स्टाफ इज बोथ द लाइन एक्टिविटी एंड दी स्टाफिंग इज बोथ द लाइन एक्टिविटी एंड द स्टाफ एक्टिविटी। मतलब अश्मिता, जनरल मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। तो स्टाफिंग इज अ लाइन एक्टिविटी, स्टाफिंग इज अ
और स्टाफिंग करने के लिए एक अलग मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, स्टाफिंग करने के लिए अलग मैनेजमेंट भी चाहिए होती है। तो स्टाफिंग इज़ अ स्टाफ एक्टिविटी। तो स्टाफिंग इज बोथ द लाइन एंड द स्टाफ एक्टिविटी। ये लाइन आएगी। और इतना इंपॉर्टेंट है अश्मिता कि ये सारे लोग जॉब करके जब घर से घर जाते हैं ना, तो स्टाफिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एश्योरमेंट मिलनी चाहिए कि जब ये घर जा रहे हैं तो कल सुबह वापस भी आएंगे। मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना कितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक एचआर को। मैक्सिमम गर्ल्स करती हैं एमबीए इन एचआर। मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्टर में तुझे गर्ल्स मिलेंगी। साइकोलॉजी के अंदर हमारा पार्ट आता है एचआर का, क्योंकि इनके दिमाग के साथ खेलना और इनसे काम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पहले यस, तो यस वो डायरेक्टर्स हैं, एमडी हैं। तो सोच के देख, एक बार सोच बेटा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे देख, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी 3 दिन से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है जब से तुम्हारा ये इवेंट वाली बात चल रही है, कि मैं देख रहा हूँ बच्चे क्यूरियस हैं इसके लिए। मतलब किसको इतना सुन, किसी को इतना सा पिन करो, इतना सा पिन करो, बच्चा मोटिवेट हो जाता है भाई कि कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। जो स्टूडेंट नहीं भी कर रहे वो भी कह रहे हैं मैं भी करूंगा, मैं भी जानूंगा उसके बारे में यार। तो इतना इंपॉर्टेंट है किसी के दिमाग के साथ खेलना। और किसी को दिमाग का खेलना आता हो ना, किसी भी एम्प्लॉय से काम निकाल सकते हैं यार तुम। इतना इंपॉर्टेंट है एचआर आज के टाइम पर। कोई भी इंटरव्यूज होते हैं कंपनी के अंदर, वो एचआर ही तो लेता है। तो एचआर का कितने सारे काम होते हैं, उसमें से एकमात्र काम स्टाफिंग है। तो विच इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एचआर और स्टाफिंग। एचआर, इसका मतलब मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में स्टाफिंग तो होती रहती थी, बट आज के टाइम पे स्टाफिंग करने के लिए भी एक अलग मैनेजमेंट बन चुकी है, एचआर। तो स्टाफिंग इज बोथ लाइन एंड दी स्टाफ एक्टिविटी। ऐसी होती है स्टाफिंग। तो यस कम ऑन, हम फंक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लेसिंग दी। तो मुझसे पार्थ ग्रोवर पूछ रहा है, कह रहा है सर वाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। अरे स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वांट अ कॉम्पिटेंट पर्सनल, दैट इज वाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। अरे वी वांट दैट पर्सनल which can adopt changes easily, that is why staffing is important. We can hire different services. क्या पता लैंड मेरे जैसे लैंड किसी से अच्छी लैंड हो, क्या पता कैमरा मेरे से किसी से अच्छा हो, इंसान कहाँ से लाएगा मेरे जैसा उसके पास। स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। तो मुझसे कभी पूछोगे स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं तो 4-5 स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस खुद सोच के भी लिख दूंगा यार। और जब अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट तो किया नहीं था लास्ट क्लास में भी, चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर से स्टार्ट होगा, पहले 2 क्वेश्चन पता क्या होंगे, स्टाफिंग की डेफिनेशन बताओ और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। कम से कम थोड़ी सी फीलिंग आ जाए एक बार। आज तक मैं यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम लोगों तो यार अभी इस एज में तुम लोगों ने इतना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कौन सा ब्रांड था, बेंजी, वेरी गुड यार। आजकल तो वीडियोस भी देख रहा हूँ मैं काफ़ी लोगों के डांस करते हुए। तो सही है यार, आप लोग अभी से स्टार्ट करा है और ब्रांड ओपन किया है, बहुत अच्छी बात है। 90% स्टूडेंट दिखा दूंगा जो मुझे आज भी आके थैंक यू बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया था ना बिजनेस, मुझे उसका मतलब प्रैक्टिकल आज भी दिखता है यार। इंटरेस्ट मेरा क्रिएट होता है यार। मार्क्स लाना क्या होता है, मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूँ आज तुमको मैं एक बात। ये तो सिर्फ अब मोटिवेट करूंगा तो मार्क्स लेके आना पड़ा, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बट इसका मीनिंग समझो कि सच में क्या ऐसा ही होता है क्या जो सर बोल रहे हैं। सच में मैं भी अगर किसी कंपनी में बड़ा होकर अगर जॉब करने जाऊंगा तो क्या यही प्रोसीजर मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा क्या, मैं भी इन सारे इंटरव्यूज को फेस करूंगा क्या, ये सब आपको खुद देखना होगा। और वही चीजें मैं आप लोगों को अभी से करवा रहा हूँ, वही चीज दिखा भी रहा हूँ अभी कि देख ले तेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरे साथ भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो रहा होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट तेरा भी होगा, इंटरेस्ट टेस्ट तेरा भी होगा, ट्रेड टेस्ट तेरा भी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सिलेक्शन को तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टाफिंग के रिक्रूटमेंट के अंदर लोगों को बुलाया जाता है और सिलेक्शन के अंदर लोगों को तो जिसमें से बेस्ट चूज करना होता है ना। फोर्थ मेरे पास आता है, हाँ जी, एस्टिमेशन हो गया था, रिक्रूटमेंट हो गया, सेलेक्ट हो गया इंसान सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद इंसान के साथ क्या होता है जी, हाँ जी, सेलेक्ट होने के बाद क्या करा जाता है उसके साथ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सेलेक्ट होने के बाद उसके बाद किया था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मैं समझ गया ना, आप सेलेक्ट कर ले तो उसको जगह तो बताएगी ना कहाँ बैठना है,
कौन तेरा बॉस होगा, तूने किसको रिपोर्ट करना और तूने किसको ऑर्डर देने हैं, किससे ऑर्डर लेने और किसको ऑर्डर देने हैं। वो आजा तुझे सबसे मिलवा दूं, मिलवाने को बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन। तो कम से कम मैं अविरल पढ़ा रहा हूँ, तो जिंदगी में जब कभी जॉब करेगा तो पूछ लियो ना उनसे मेरी कि मेरी ओरिएंटेशन कब होगी। कुछ गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार। वैसे तो जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर देंगे कि तुम्हारी इस दिन की ज्वाइनिंग और इस दिन तुम्हारा ओरिएंटेशन डे सेलिब्रेट होगा, बता देंगे। बड़ा अच्छा होता है ओरिएंटेशन डे, बड़ा मजे आते हैं ओरिएंटेशन डे में भी। नए लोगों से मिलते हैं वो भी इनफॉर्मल तरीके से, और इनफॉर्मल से मिलते ही फिर नेक्स्ट डे इनफॉर्मल शुरू हो जाता है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जान चुके हो सबके बारे में, कौन क्या है, किससे कितनी बात करनी है, किसके पास कितनी पावर है, बिना बताए पार्टी में सब कुछ पता लग जाता है। और पार्टी में थोड़ी लिटिल भी चल जाती है तो वहाँ पता लग जाता है कि है क्या एग्जैक्टली कोई। ये चीज़ फॉर्मल में 10 साल बता लग सकती नहीं, जो एक इनफॉर्मल पार्टी में बता लग सकती है जी। ओरिएंटेशन ये होता है जी भाई। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर ओरिएंटेशन डे कैसे सेलिब्रेट होता है। कहीं कहीं जगह पर आधे घंटे ओरिएंटेशन डे होता है, आधे घंटे का बस, मिले आए हेलो आए केक कटिंग हो बस खत्म हो गया। Yes, come on. The first one is estimating manpower requirement. Second, recruitment. Third, selection. Fourth, अब उसको प्लेस कर दिया, ओरिएंट कर दिया, हाँ जी मिलवा दिया सबसे। अब तो क्या करना चाहिए, हाँ जी वो क्या स्टार्ट करेगा जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग एंड, ट्रेन का मतलब होता है किसी को एक्सपर्टीज उसको इम्प्रूव करना, उसके स्किल्स को बढ़ाना, और ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और मेहर तू मानेगी नहीं, जैसे तूने ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ा था ना, वैसे डिफरेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी आता है। तो जैसे देख तूने ट्रेनिंग के दो पार्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, ऑन द जॉब एंड लर्निंग वाइल डूइंग इज नोन एज ऑन द जॉब, लर्निंग बिफोर डूइंग इज नोन एज ऑफ द जॉब। तो जो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होगी, क्या होगी, टाइप्स ऑफ। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के भी मेथड्स हैं यार। जैसे तूने अगर लर्निंग वाइल डूइंग करना है, काम करते करते सीखना है, तो उसके हमारे पास ट्रेनिंग के मेथड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। किसी एक स्मॉल वर्कर को ट्रेंड वर्कर के अंडर काम करने के लिए रख देंगे कि सीख इनसे। या फिर इंटर्नशिप हो गई, तो सुना होगा तूने इंटर्नशिप, लर्निंग वाइल डूइंग, ये ऑन द जॉब है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग ये ऑफ द जॉब है। तो ऐसे हमारे पास मेथड्स होते हैं। और इसके साथ हेलो, इसके साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इसी के साथ मैडम, इसी के साथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स होते हैं, कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स किसके लिए, ट्रेनिंग के बेनिफिट जिसको ट्रेनिंग मिल रही है एम्प्लॉय के लिए, और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स किसके लिए, जो ट्रेनिंग दे रहा है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। भाई इतना बड़ा सिर्फ एक ही स्टेप है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बस चैप्टर शुरू नहीं किया चौहान साहब, मैं बस सोच रहा हूँ ये कि शुरू करने से पहले ना एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि ये मैंने पढ़ना है भाई, तो कुछ मिस भी नहीं होगा। अब लोगों को ट्रेनिंग दे दी है जी, अब ट्रेन तुम लोगों ने किया है तो वो कुछ तो बेटर करेगा, अब कुछ तो बेटर करेगा, तो बेटर करेगा तो क्या होगा, हाँ जी परफॉर्मेंस अप्रेजल। मात्र 3 लाइन का टॉपिक, 3 लाइन का टॉपिक यार, अप्रेस करना है। और जो नहीं कर पाएगा उसको डांटना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पनिशमेंट एंड थ्रेट, पॉजिटिव मतलब रिवॉर्ड्स। बस ये कराऊंगा इसमें, नाम से पता लग रहा है, अप्रेस करो भाई। और अब 7th और 8th स्टेप से समझ आया कि आज हमारा ऋषित भाई एब्सेंट है। कल बताया था, देखो उसने सोच के देखो। मतलब धरनी में कल ऋषित को और 2-3 स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, उनकी तरफ देख रहा था। आज वो एब्सेंट है, सारी मेहनत जीरो होगी धरनी, मेरी पहले वाली फर्स्ट क्लास वाली जीरो होगी वो। और अब ये क्वेश्चन मार्क लेके आ जाएंगे, साथ में पेरेंट्स से मैसेज भी आ जाएगा, मेरे बच्चों को प्रिपेयर करवा देना। चलो नो इश्यूज। 7th और 8th ये कोई नहीं समझेगा, ये बात कोई समझेगा नहीं कि वो प्रिपरेशन कभी टीचर के अंदर से निकल सकती नहीं, ये समझेगा नहीं। हाँ मैं टीचर हूँ, मुझे तो कराना पड़ेगा प्रिपेयर, तो जैसे तुमको पढ़ा रहा हूँ ना वैसे नहीं पढ़ा सकता।
वो ऐसे बता सकता नहीं, 15 मिनट में करा दूंगा प्रिपेयर। हाँ हो गया, समझ रहे हैं रुद्रांश, समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ जी, सेवेंथ क्या है जी? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन। तीन तीन चार चार लाइनें बस। ये ही पूरे स्टेप्स जो स्टाफिंग के प्रोसेस था, आज वही स्टाफिंग का प्रोसेस जो पूरी क्लास में खत्म करा था हमने लास्ट क्लास में, आज वही स्टाफिंग का प्रोसेस मैं 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर पा रहा हूँ यार। इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि एक बार सुन लिया। अगली बार बोलूंगा ना क्लास में, आओगे बोलूंगा चलो स्टाफिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, बोलेगा बस करो सर यार, कुछ रीड भी करा लो, कुछ पढ़ा भी तो दो आगे। तो ये बस वाली बातें सुननी थी भाई मुझे। और चैप्टर स्टार्ट किससे होगा? स्टाफिंग के डेफिनेशन से चैप्टर स्टार्ट होगा, और डेफिनेशन खत्म होती बताऊंगा कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो बता चुका हूँ कि स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग करता कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कुछ बच्चे शायद से मुझसे ये बोल सकते हैं सर क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके क्या एक काम है, चलो स्टाफिंग हो गया, क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भी काम करती होगी? ऑब्वियस बात है भाई, सारे ह्यूमन रिसोर्स सारे इंप्लॉय से ग्रीवेंसेस सुनती होगी भाई, इंप्लॉयज को गाइड करती होगी, ट्रेन करती होगी भाई, लेबर लॉज बनाते होंगे जी। तो काम तो बहुत सारे हैं सर। क्या कभी अवेलेबल क्वेश्चन में ये भी आ सकता है फंक्शंस और एचआरएम? लास्ट टू लास्ट ईयर सिलेबस में था फंक्शंस ऑफ एचआरएम, स्टाफिंग चैप्टर के अंदर ही आता था, अब नहीं है, बट मेरे पास नोट्स में गिवन है, तुम रीड कर सकते हो, पर रीड कर लेना एक बार, कोई कौन सी बड़ी बात है यार। एचआरएम के फंक्शन रीड कर लेना, उसमें एक फंक्शन होगा स्टाफिंग सिलेक्शन रिक्रूटमेंट होगा, वो भी कर लेना। तो ऐसे ही पूरा चैप्टर बना, ऐसे पूरा चैप्टर बना। स्टाफिंग की डेफिनेशन बताओ, स्टाफिंग की डेफिनेशन के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इंपॉर्टेंस बनाने के बाद उसका पूरा प्रोसेस बताओ, प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, एक मेरे पास रिक्रूटमेंट, एक मेरे पास सिलेक्शन, और एक मेरे पास ट्रेनिंग एंड, इन तीनों को एक्सप्लेन करो और चैप्टर खत्म। बस सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर है भाई। और सिर्फ ये बातें बताते वक्त महेश्वरी रागा मल्होत्रा की याद आ गई। तेरे को याद होगा क्लासेस में क्या बोल रहा था? कहता सर एक बात बताऊं, मैं बोल, यहाँ बैठा था वो पहली बार, सर आज मुझे सब कुछ समझ आ गया, बढ़िया वाला समझ आया, बढ़िया वाला। किसने सुना हो शायद से बोल रहा था, लास्ट में बोल रहा था। आज छुट्टी जीरो हो गई विरल, मैंने जीरो हो गया। और फिर पता क्या बोलते हैं, सर आप इतना इरिटेट क्यों होते हो हम बच्चों से? सर टीचिंग लाइन तो बड़ा अच्छा है, बहुत पैसा है। अरे पैसा आके देख जरा एक बार, ये इरिटेट ऐसे करते हैं। मैं भी उसको इग्नोर कर दिया था सुन के, जब वो बोल रहा था ना मैं इग्नोर कर दिया था मैंने। वो कह रहा था अच्छा समझ आया, मैं चल 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 चल, मैंने बोल दिया था ऐसे। बट यहाँ खुशी मिली थी भाई, उसको तरफ देख के नहीं बोला होगा, यहाँ खुशी मिल रही थी कि चल ठीक है नालायक बच्चों को समझ आ गया, मैं चैप्टर सबको समझ आ गया होगा। यहाँ खुशी मिली। आज एब्सेंट, सैटरडे है ना? हाँ जी देखो बच्चे, ये मेरे पास स्टाफिंग का दोबारा से बताया है, जो मेरे पास स्टाफिंग के बारे में सब कुछ जो बताना था वो दोबारा से बताया। आजा स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करते वक्त भी फिर जल्दी जल्दी वाला ही कराऊंगा। सबसे पहले स्टाफिंग का फंक्शन ही दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है स्टाफिंग की। क्या डेफिनेशन दी हुई है स्टाफिंग की? बोलो ना, वही लिखा होगा, बोलो। हाँ जी, फाइंडिंग दी, बोलो फाइंडिंग दी राइट पीपल फॉर दी। कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है खुद ही पढ़ लो, मैं तो पूरा बता दिए। मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा ये बात, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। साफ लिखा हुआ है, इट बिगिंस विद द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स फंक्शन लाइक, पूरा वही तो दिया होता है। और फिर दोबारा से वही बात यार, पुटिंग दी राइट पीपल ऑन दी राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, सेम बात लेके दोबारा रिपीट कर दी उन्होंने। और ये आगे दूसरा फंक्शन डिफाइन दी। अच्छा पूरा चैप्टर ऐसा बता दूंगा आप लोगों को, बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए भाई, चैप्टर इतना इजी है वाला यार। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अरे स्टाफिंग इज बोथ द लाइन एंड इन स्टाफ एक्टिविटी। एक जनरल मैनेजमेंट का फंक्शन भी स्टाफिंग होता है, और स्टाफिंग एक स्पेशल मैनेजमेंट भी करती है। स्टाफिंग इज बोथ द लाइन एंड द स्टाफ एक्टिविटी। एंड स्टाफिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा एश्योर करे कि अगर ये एसेट, एसेट बोल दूं, एसेट ह्यूमन एसेट, अगर रोज रात को घर जाएगा तो सुबह वापस आए भी, ऐसी होनी चाहिए स्टाफिंग। इट एश्योर्स। तो देख ले अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, सिलेबस में नहीं है भाई, जान मुझसे करवा रहा हूँ। और जो 2-3 काम तेरे सिलेबस में है ही क्या, रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग करता है, उनके ग्रीवेंसेस सुनता है, उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लेबर लॉस बनाता है, हाँ जी, जॉब को एनालाइज करता है,
प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके कॉम्पनसेशन, उनके इंसेंटिव, उनको ट्रेन करना, लेबर रिलेशन मेंटेन करना, हैंडलिंग उनके ग्रेंसेज, उनकी कंप्लेंट्स, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे काम किसके हैं? ह्यूमन रिसोर्स। सिलेबस में नहीं है, नहीं है सिलेबस में, बट तुम्हारे पास करो क्वेश्चन आ जाएगा, सच में ये बोल दोगे सिलेबस में नहीं है? अरे 12वीं का बच्चा भाई, तू मैनेजमेंट कर रहा है, तू मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तू क्या एचआरएम का फंक्शन नहीं बन सकता यार तू? और जिसका नाम में सब कुछ लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें नाम में सब कुछ लिखा है, तो 2-3 बातें नहीं बता सकता उसके बारे में यार? कम से कम अपनी काम लिख दियो। सिलेक्शन करता है, रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग देता है, कॉम्पनसेशन डिसाइड करता है। तू जाने वाला है बेटे, और तो इसी के सामने बैठना था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये ले आ गया खान, थर्ड आ गया। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? अब स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट दीक्षा, ये देख सीधा आ रहा हूँ। स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ऑब्टेनिंग दी, बोलना क्या चाहिए? ऑब्टेनिंग दी, सारे मिलके बोलना, बोलो, प्रॉपर हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग दी। हाँ जी, किस लिए चाहिए मुझे स्टाफिंग? फॉर दी प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स दी बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब। जा बाहर जल्दी जा, चले जा, कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगा वापस आ जाओ, जब ठीक हो जाएगा वापस आ जाओ, जल्दी कर। बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब। मुझे स्टाफिंग क्यों चाहिए? फॉर द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मुझे स्टाफिंग क्यों करता हूं मैं? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में कोई एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंस बात है जिसमें मैं बार बार ये बात ना बोलूं कि स्टाफिंग का मतलब है प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब। क्या दी हुई है फर्स्ट इंपॉर्टेंस? बता बता, कोई डिनाई करता हो इस बात को? If I want to obtain the competent personnel, we have to do staffing for improving the performance. मुझे क्या चाहिए? Staffing, because the most important resource is a human resource. और अगर तू staffing कर रही है ना, क्या कर रही है? Staffing, तूने बहुत सारे लोगों को बुलाया, फिर उसमें से किसी को select करा, फिर उसको तू जॉब दे रही है, इसका मतलब तू human resource को proper utilize कर रही है। मतलब कि क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? Optimum utilization of human resource। किसी को भी काम दे दे, ऐसे उड़ना होता है यार, अपना पैसा ही वेस्ट कर रही है, और उसका वो जिसके लिए नहीं बना तो उसको वहां लगा दिया, जिसके लिए वो नहीं बना। इंसान बेटर काम कब कर पाएगा? जिसके लिए वो बना है और वो काम करे। सोच ना, प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग द ओवर स्टाफिंग। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड हाई लेबर। At the same time, it avoids the disruption of the work, indicating in advance the shortage of personnel. तो अगर तुझे स्टाफिंग तो इसलिए करती है क्योंकि तुझे पता लग जाता है कि यहाँ मेरे को शॉर्टेज मिलने वाली है, तो वहाँ एम्प्लॉइज हायर कर लेगी। या फिर स्टाफिंग तो इसलिए करती है तो पता लग जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बेमतलब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहाँ से लोगों को हटा देगी, तो अंडर स्टाफ ना हो जाए, और अंडर स्टाफ ना हो जाए, और इसका मतलब तू स्टाफिंग इसलिए कर रही है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग क्यों कर रही है? फॉर इंप्रूविंग दी परफॉर्मेंस। तो स्टाफिंग क्यों करती है? फॉर ऑब्टेनिंग दी कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो स्टाफिंग क्यों कर रही है? फॉर दी कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, क्योंकि लोग आएंगे ना तो जाएंगे भी, लोग भी आएंगे, लोग जाएंगे भी, लोग आना जाना चलते रहेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, तभी तो क्या कर रही है? स्टाफिंग। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो मेरे कॉमर्स के बच्चों, तुम्हारे लिए बिजनेस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्या बोल रहे हैं? फॉर द कॉन्टिन्यूअस, यस, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर। तो स्टाफिंग किस लिए? स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सेकंड इंपॉर्टेंस, थर्ड, फोर्थ। और अगर तू पूरी प्रॉपर स्टाफिंग करके अगर मुझे दादा को तो सिलेक्ट करता है, तो भाई ये भी बड़ा खुश होगा, मोटिवेट होगा कि 100 बंदों में से मुझे सेलेक्ट किया। इट बूस्ट द मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय। और फिर देखिए उसकी एफिशिएंसी, फिर इसकी एफिशिएंसी देखिए, क्या बोल रहा हूँ यार? प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। आज मेरे सीयूटी के स्टूडेंट्स की 5 से 6 घंटे की क्लास थी। मैंने प्लान किया था कोई बात नहीं, आज बिजनेस की क्लास शाम को मना कर देंगे यार, बट लास्ट क्लास बिजनेस की इतनी अच्छी हुई थी भाई, एक मोटिवेशन थी कि नहीं यार आगे कंटिन्यू करवाते हैं भाई। और मैंने को साफ बोल दिया, मैंने रोना रोना धोना नहीं कि आ हूँ ई नींद आ गई, कोई बात नहीं, चुपचाप रेडी हो, लंच करो, जाओ सीधे वापस पहुंचो यहाँ पर। एक मोटिवेशन तो चाहिए।
और 100 लोगों में से तो किसी एक को काम दे रहा है भाई, तो वो इंसान तो वैसे ही मोटिवेट हो जाएगा। पढ़ के देख क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टाफिंग कर रहा है तू, इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, कि 100 लोगों में से मुझे चूज किया बादल, एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टाफिंग की क्या है इंपॉर्टेंस, ले स्टाफिंग का हमारे पास क्या आ गया प्रोसेस। हाँ जी, हाँ, बाकी सारे डिमोटिवेट होंगे, वो मेरा पार्ट ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, होते रहे। तू पहला स्टेप क्या बोल, स्टाफिंग का पहला स्टेप क्या बोलता है, प्रोसेस का पहला स्टेप बोलना एस्टिमेटिंग, सेकंड स्टेप बोलियो रिक्रूटमेंट, थर्ड बोल जब तू किसी को सेलेक्ट करता है ना तब एम्प्लॉय और तेरा रिलेशन बन जाता है, उससे पहले हमारा कोई रिलेशन थोड़ा ना किसी के साथ, कोई नाराज हो सोए नोए धोए जो मर्जी करे मुझे करना है। ये क्वेश्चन भी आएगा फरमान कि एक एम्प्लॉय का कंपनी के साथ रिलेशन बिल्ड कब होता है, तब होता है जब सिलेक्शन हो जाती है, उससे पहले कोई रिलेशन नहीं होता हमारा। एंड और फरमान ये तो पार्ट है लाइफ का यार, कोई एक जाएगा तो दूसरा आएगा भाई। तो यस कमॉन 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 स्टेप स्टार्ट करें। और हाँ जी अब स्टेप पे रुकना नहीं है अपन को, जहाँ रुकना होगा जो समझाने के लिए मैं बता दूंगा जी। फर्स्ट स्टेप इज कम ऑन एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज, सेकंड इज वर्कलोड का मतलब कितना काम है, और वर्कफोर्स का मतलब कितने लोग। नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, कौन सा प्रोसेस है, सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम। आओ आओ आ जाओ, किसके लिए अप्लाई करो, वैकेंट पोजीशन के लिए, किसके लिए अप्लाई करो, देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब्स इन एन द मेन ऑब्जेक्टिव। भाई क्या ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट करने का, कि बहुत ज्यादा लोग आए, ज्यादा से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तभी तो उनमें से कोई बेस्ट सेलेक्ट कर। लोग 3 आएंगे ना फरमान, 3 लोग आएंगे ना तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा, लोग 100 आएंगे ना उसमें सेलेक्ट करेगा तो वो बेस्ट है। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ द रिक्रूटमेंट, टू क्रिएटिंग अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। पूल इकट्ठा करना है लोगों को, जिसमें से कि मैं ऑप्शन ज्यादा होंगे तो सिलेक्शन बढ़िया होगी। तो ऑप्शंस बढ़ाने के लिए बोलना, किसके लिए, ऑप्शंस बढ़ाने के क्या करी जाती है, रिक्रूटमेंट क्या करी जाती है, एंड वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अरे घटिया बात लिखी है, तुम खुद पढ़ लो यार, ये तो पढ़ाता भी कोई नहीं यार, मैं भी नहीं पढ़ा रहा आज कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, किस किस इसमें क्या करना होता है। भाई आइडेंटिफाई करो किस सोर्स से रिक्रूटमेंट कराऊंगा, फिर चेक करो क्या इस सोर्स से जो रिक्रूटमेंट करवा रहा हूँ क्या ये वैलिड है भी या नहीं। अब मुझे टीचर चाहिए, मैंने इंस्टीट्यूट के बाहर लिखवा दिया टीचर आ जाओ, अरे न्यूज़पेपर में लगवा दे यार, टीचर ढूंढ रहा है लेबर ढूंढ रहा है, क्या बात कर रहा है भाई यार, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ढूंढना होगी, बोर्ड लगवा दूंगा मार्केट में, टीचर रिक्वायरमेंट है भाई, स्किल्ड क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं भाई, वो ऐसे ऐसे नहीं मिलेंगे। तो जो तू रिक्रूटमेंट मेथड तू यूज करने वाली है ना, वैलिड चेक कर लियो वो वैलिड है भी या नहीं। अच्छा, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, हायरिंग द एप्लीकेशन फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, बेकार चीज। हाँ जी नेक्स्ट कौन सा आ गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन में खुद का एक क्या है प्रोसेस, आजा फर्स्ट है बता, सिलेक्शन प्रोसेस सारे मिलकर पहले नाम बोल, सिर्फ नाम बोल दो। फर्स्ट इज, सेकंड, थर्ड, रेफरेंस एंड फिफ्थ, सिलेक्शन, सिक्स, सेवन, एट, हर जगह यही फॉलो होता है। मैं तो 10 साल से सेम पढ़ा रहा हूँ यार, जबकि चेंजेस आ जाने चाहिए, अब तक तो चेंजेस आए ना, इसके इंटरनल पार्ट में चेंजेस आए, स्टेप यही है आज भी। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हुआ महेश्वरी, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या चेक होती है, एप्लीकेशंस, रोडीज का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, हो गया ठीक, आजा। तो बैग लेके कहाँ चला गया था, तो बैग लेके क्या फिर क्या करे, बस फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। लास्ट क्लास से बाद ये बता रहा था, वो रोडीज में जाते हैं ना सबसे पहले एप्लीकेशन चेक हो जाती है कि तूने लिखा क्या है भाई, क्या लिखा है भाई तूने, इससे लोगों की थिंकिंग नेचर पता लग जाता है, और उसी की वजह से उसको आगे निकाल देते हैं। फेस टू फेस मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो सिलेक्शन के अंदर पहला टेस्ट ही कौन सा होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट दी और जॉब सीकर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन दी। ये बात लिखी नहीं तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का समझ नहीं आया। स्क्रीनिंग कर रहे हो प्रीलिमिनरी, बिना मिले, एप्लीकेशन फॉर्म वाली बात लिखनी है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे सेट कर रहा हूं।
क्या कहता है चौहान? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड क्या है? सिलेक्शन टेस्ट। 5 टेस्ट आते हैं इसके अंदर भाई। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट आएंगे, और 5 टेस्ट के अंदर भाई कोचर जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जांपल जिंदगी में आज तक सेम पूछे गए हैं, तू भी यही कर लियो अभी। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट देख कौन सा है? इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दिया हुआ किसके लिए? स्कूल टीचर के लिए। सेम आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ तो हायर करते वक्त मैं भी पांचों के पांचों यूज करूंगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 यूज कर लूंगा, या तो कोई एक ही यूज करूंगा। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब के ऊपर। किसके ऊपर? नेचर ऑफ जॉब, कि किस नेचर के आपको चाहिए जी। तो फर्स्ट मेरे पास कौन सा लिखा हुआ है? इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या चेक होता है? इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल। देख क्या बोल रहे हैं? इट मेजर्स द लेवल of an individual. It is an indicator of personal or the ability to make the decisions and judgment. For example, used for selecting a school teacher. Second one is aptitude test. Aptitude test में mentioned same example है। क्या मतलब aptitude test का? It is a measure of individual potential for learning a new skills. नई चीजों को सीखने के लिए क्या बोलते हैं? aptitude. और यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास? कंप्यूटर इंजीनियर और सीए। क्योंकि भाई एग्जैक्टली ऐसी दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, टैक्सेशन सिस्टम में हमेशा चेंजेस आते रहेंगे, तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना और नई चीज़ों को सीखना, नए सॉफ्टवेयर्स को सीखना, तो इसलिए इसमें एग्जांपल दिया। बाकी फरमान तो एग्जांपल कुछ भी ले सकता है, बट उससे रिलेटेड होना चाहिए। 5-7 साल से तो सेम ही एग्जांपल हमेशा पूछ लेते हैं पेपर में भी, इसलिए मैं सेम बता रहा हूँ जी। किसी हाँ हर किसी के होते हैं, मैं तो बता रहा हूँ कौन टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना कोई साथ में बच्चों को, जिससे बच्चा लर्न कर ले इसे। तो नए स्किल्स के लिए कौन सा है? एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? इंटेलिजेंस। नेक्स्ट कौन सा है? पर्सनैलिटी। अब तू एचआर हायर कर रहा है, एचआर ने लोगों से बात करनी है भाई, फेस है वो, तेरी ऑर्गेनाइजेशन का फेस है, तो भाई वो जो उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए भाई फिर कुछ, क्योंकि तू तेरा ऑर्गेनाइजेशन का वो फेस बन रहा है। ओनर से कौन मिलता है? कभी कोई नहीं मिलता ओनर से भाई। तो किसी भी स्कूल में चले जा, ओनर हमेशा अलग है, चेहरे पे अलग है, प्रिंसिपल अलग है, तो फेस अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसने डीलिंग करनी है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, और जब पब्लिक के साथ डील करना है तो उसकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा भाई। ये थोड़ी बोलूंगा नहीं नहीं मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अरे डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि मुझे जनरल वर्कर नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक डीलिंग ऑफिसर चाहिए, और पब्लिक डीलिंग ऑफिसर की पर्सनालिटी तो होनी चाहिए ना। बैठे हुए हैं पब्लिक डीलिंग ऑफिसर शॉर्ट्स में, अरे भाई कौन डील करे तुझसे यार, बात नहीं करेगा तुमसे, ये तुम फॉर्मल में इनफॉर्मल में हो यार। देखो क्या बोल रहे हो? पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड्स द क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड these tests judge the overall, for example selecting a public dealing officer. next कौन सा है? ट्रेड टेस्ट। नए स्किल्स को सीखने को क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड है। एग्जिस्टिंग स्किल्स तेरे पास कितने हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड टेस्ट। इसमें डिफरेंस आया था फिर तब नहीं याद आता आप लोगों को, इसलिए पहले अभी से बता रहा हूँ। नए स्किल्स के लिए क्या बोलते हैं भाई जी? ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या बोलते हैं? तो जिस जॉब के लिए आया उस जॉब में तेरा एग्जिस्टिंग स्किल कितना है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड टेस्ट। ये कह रहा है मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं तो अपने प्रोजेक्ट दिखा दे भाई, तूने डिजिटल मार्केटिंग तूने करे होंगे 3-4 प्रोजेक्ट, दिखा दे। इसके प्रोजेक्ट को देख कर पता जाएगा कि इसका उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है, या काम करने के लिए करता है, या इसके अंदर से आवाज़ निकलती है कि यहाँ पर ये डिज़ाइन होना चाहिए, यहाँ पर ये। कुछ लोग तुम देखे होंगे मूवीज होंगी, खाली घर पता होता है, खाली घर पड़ा हुआ है, जो घर आना जाएंगे ना उनको कुछ और ही दिख रहा होगा, है खाली, उनको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, वो तो सपना दिखा देंगे पूरा यार भाई। इससे पता लगता है कि वो उनका इंटरेस्ट उस चीज में कितना है। तो इसलिए यहां पर ये मेंशन हो रहा है किसके लिए? इंटीरियर डेकोरेटर। कोच सच बता रहा हूं, बोलने वाली बात है ये। मुझे हमेशा लगता था ये बचपन से कि क्या ही होता है कोर्स इंटीरियर डेकोरेटर यार, खुद ही कर लूंगा मैं, बता चल मेरे साथ मार्केट अभी तिलक नगर, बहुत सारी चीजें ले आऊंगा, चिपकाना तो है बस। कोच मैंने अपनी लाइफ में यही चीज सोचकर 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, सारे फेल मतलब बना तो दिए प्रोजेक्ट, किसी और के नहीं थे, अपने ही थे, इसलिए बच गया, और सारे घटिया बने क्योंकि मैं हुई नहीं उसके लिए। ये स्टूडियो बना रहा था मैं अपने घर पे, आ जाए कभी देखना आगे बनाया मैंने। अभी तो विंडो नहीं लगी काफी जगह पर, कलर मैच नहीं हो रहे यार वॉल्स के, इसके कलर ही मैच नहीं हो रहे यार, क्योंकि क्या कहता है वंश भाई, तो सबका काम उसी को पसंद आता है जो एग्जैक्टली करता है, उसका इंटरेस्ट किसने है उसमें, और बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है यार। हमें बस लगता है अरे यार छोटा सा काम था, 5 लाख रुपए मांग लिए, छोटा सा काम,
छोटा सा काम तो कर दिखा दे। तो भाई एग्जिस्टिंग स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो काम कर सकता है। इसे कौन टेस्ट बोलते हैं यार? ट्रेड टेस्ट। और लास्ट मेरे पास कौन सा है? इंटरेस्ट टेस्ट। सो इंटरेस्ट टेस्ट यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यूज फॉर सेलेक्टिंग द इंटीरियर अच्छा सॉरी, इसके लिए कौन सा था जी? कंप्यूटर ऑपरेटर। एग्जाम्पल आप कोई मैच कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। फर्स्ट टेस्ट कौन सा है मेरे पास? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या था? न्यू स्किल। सेकंड इंटेलिजेंस। थर्ड पर्सनैलिटी। फोर्थ ट्रेड मतलब एग्जिस्टिंग स्किल्स। एंड फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आ गया? एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन टेस्ट। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। कम ऑन, फर्स्ट वन इज सेकंड सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड, हाँ जी, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये है फेस टू फेस इंटरव्यू। जब होता है ना, जो मूवीज में देखते थे, वो पूछ रहे हैं, बॉस कुछ बता रहे हैं, ये देख, इंटरव्यू इज अ इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। ये तूने बात लिखी नहीं है वर्ड, अगर नहीं लिखी तो मार्क्स ही मिलेंगे इसके। इन डेप्थ क्या है ये? कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबल फॉर द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर इज टू सीक द इंफॉर्मेशन विच द इंटरव्यूई प्रोवाइड्स। जो तू प्रोवाइड करवाएगी मैं देखूंगा तेरे को पता भी है या नहीं पता। फोर्थ वन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। क्या कोई तेरा कोई एम्प्लॉय क्या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि ये कौन है, क्या है, कैसा नेचर है। हमेशा फरमान, मैं एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, पर फरमान मैं ना हमेशा उसे प्रेफर करता हूँ अपने पास हायर करने का जिसको मैं बाय हाउ कहीं ना कहीं से जानता हूँ, कोई ना कोई लिंक हो। पता नहीं फरमान, न्यू पर्सन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। शायद से मेरी गलत नेगेटिव पार्ट है मेरे लिए, क्योंकि कभी तो ऐसे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। कोई ना कोई पर लिंक मिल जाता ना, फटाफट हाँ कर दूंगा उसको। इसको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड कहते हैं भाई। ये चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो देख क्या बोल रहा है बच्चों, बोलिए मैनी एम्प्लॉय रिक्वायर नेम्स एड्रेस एंड ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंस कौन हो सकते हैं? या तो कोई प्रीवियस एम्प्लॉय, या फिर कोई नोन पर्सन, या फिर कोई टीचर्स, या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट। एक स्कूल में जाना था फरमान मुझे भी, उस स्कूल में 3 दिन से फोन कर रहा था मैं, कोई रिप्लाई नहीं था यार। तो अब मैंने किसी को फोन करने के लिए बोला, अब मेरे सामने उन्होंने फोन किया, अरे यार वो मेरा भाई आएगा। अरे भाई मैं स्कूल के अंदर गया, वो चाय कॉफी सब लेकर आ गए भाई। रेफरेंस इतनी मैटर करती है भाई लाइफ में। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, क्या वो रेफरेंस एंड, और अगर ये वैलिड हो गया तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल। कि हाँ भाई सब हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, हाँ हो गया, रेफरेंस बैकग्राउंड भी हो गया, सिलेक्शन टेस्ट भी लगा लिया। अब होता है कौन सा डिसीजन? सिलेक्शन। द फाइनल डिसीजन, सिलेक्शन डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम द अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड फाइनल डिसीजन होता है। ये क्या होता है? हो गया भाई, हो गया, सेलेक्ट हो गया, अब इसका चेक कराओ ठीक है ना अंदर से। दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। यहां तक सिलेक्शन हो चुकी है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है यहाँ पर। बट कहीं ये ना हो कि किसी को मैंने हायर कर लिया है, बाकी बाद में लगा काम करते करते उसे कुछ हो गया, वो जिंदगी भर की टेंशन हो जाएगी मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। बोलो आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन बिफोर द जॉब ऑफर, आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन बिफोर द जॉब ऑफर क्या करवाना पड़ता है? मेडिकल एग्जामिनेशन, कि वो फिट है भी या नहीं। अच्छा फिट हुआ तो क्या दे देंगे? जॉब ऑफर। आ जाओ आ जाओ, इस दिन ज्वाइनिंग है आपकी, आपको हम ऑफर कर रहे हैं, ये ज्वाइनिंग है आपकी, which contains a date by which he or she must report on duty। अब तू एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं आ रहा हूं, फिर तुम्हारा और कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने में 2 ही लोग तो होते हैं, एक ऑफर ही होता है जो क्या करता है? ऑफर, और एक एक्सेप्ट करने वाला होता है। एक्सेप्ट करने वाला कौन है? जिसको जॉब पर ऑफर करी थी। तो तू एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और उस कॉन्ट्रैक्ट में अविरल फिर सब मेंशन होगा, तेरा नेचर ऑफ जॉब, तेरी पोजीशन, तेरी सैलरी, तेरी लीव एप्लीकेशंस, एक एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तेरी जॉब से रिलेटेड, वो सब कुछ मेंशन किसके अंदर होगी जी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मैं तो पढ़ी जा रहा है पर क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग टर्म्स एंड ऑफ सच एज, क्या लिखा होगा उसमें? और आवर्स ऑफ, और सब मेंशन होगा जी। सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट वन इज, आवाज नहीं आ रही, फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेफरेंस एंड
5th selection decision, 6th medical examination, 7th job offer, 8th ये तो कौन सा स्टेप है? सिलेक्शन कौन सा है? मुझे स्टाफिंग मुझसे बताओ. फर्स्ट वन इज, फिर आवाज नहीं आ रही है, एस्टिमेटिंग. सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. ये किसका प्रोसेस था? स्टाफिंग का. और ये किसका प्रोसेस है? सिलेक्शन का. और ये देख लो, मैं कुछ कराने, ये देखो, ये सिलेक्शन खत्म. सिलेक्शन के बाद कौन सा आएगा? फोर्थ बताओ, जल्दी बताओ. प्लेसमेंट एंड, सिर्फ इतना बताना है इसके बारे में, मैंने सिर्फ इतना. नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड, सिर्फ इतना बताना है अभी के लिए. नेक्स्ट क्या? परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड लास्ट वन इज खत्म भाई. करियर प्लानिंग का पैराग्राफ. सर अब आ गया रिक्रूटमेंट मेन. देयर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कमन बोलो यार. इंटरनल के पार्ट बता जल्दी. ट्रांसफर एंड और एक्सटर्नल के नाम बोल दो, बस नाम बोल दो. बोलो 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 बोलो. इतने सारे एक्सटर्नल है. अब रिक्रूटमेंट पढ़ लिया तो रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड, इंटरनल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और एक्सटर्नल के मेरिट्स एंड. ठीक है, रिक्रूटमेंट खत्म. रिक्रूटमेंट खत्म सर. अब क्या आ गया? ट्रेनिंग एंड. ट्रेनिंग एंड, ट्रेनिंग का फायदा पहले किसको? ट्रेनिंग का फायदा किसको? और डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स, ऑफ द ट्रेनिंग के मेथड्स, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स. खत्म चैप्टर. क्वेश्चन शुरू. केस स्टडीज. आइडिया मिल रहा है भाई चैप्टर के अंदर क्या है. अभी सेकंड क्लास है. आज सैटरडे है भाई. सैटरडे, थर्सडे चैप्टर खत्म करूंगा जी. ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन और. थर्सडे से पहले मिल जाएंगे देखो. थैंक यू. थैंक यू.